ये स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज कॉप की। अब ये एक्सरसाइज कॉप इंडिया के द्वारा हुई एक्सरसाइज कॉप इंडिया 2023। ठीक है, अब इंडिया आ गया तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि लोकेशन इंडिया में हुई होगी। तो ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच में हुई। पूछा जा रहा है किस लोकेशन में, तो वेस्ट बंगाल में ये आपकी अभी एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, इसका जो फर्स्ट फेज था वो आपका एक्सरसाइज का हुआ था, ये 11 डे का था और वेस्ट बंगाल में हमें ये देखने को मिला। और कहां पर? एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह, यहां पर हमें देखने को मिला इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ देखेंगे यहां पर जो वेन्यूज थे उसमें आपका अगर आगरा का यूपी एयरफोर्स स्टेशन भी यहां पर उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इस एक्सरसाइज में हम बात करें कि इंडिया ने कौन से फाइटर जेट्स क्या यहाँ पे यूज़ किया, तो सुकोई 30 मार्क 1, LCA फाइटर जो कि है लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, वो यूज़ किया गया। मिड एयर रिफ्यूलर्स को यहाँ पे यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज कॉप इंडिया 2023 जो कि बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूएस एयरफोर्स हमें देखने को मिली। और कहां पर? वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 का ये डाटा रिलीज किया गया और जहां पे बताया गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तेलंगाना दे हैव एमर्ज्ड एज द टॉप फ्रंट रनर्स। ठीक है, ये डाटा है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 का। ठीक, इसी के साथ साथ ध्यान रखेंगे फिर अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया फ्रंट रनर कैटेगरीज। अगर अचीवर कैटेगरी की बात करूं जहां पे 50 से 60 पॉइंट के बीच में रहा तो वो स्टेट रहेंगी असम, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड पंजाब। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करूं इन रिस्पेक्टिव स्टेट ग्रुप, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, असम एंड कर्नाटका। एंड जो दो स्टेट्स हैं जिन्होंने इंप्रूव किया है मोस्ट फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स, वो रहेंगी तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश इन द टर्म्स ऑफ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। यहीं पे अगर मैं बात करूं 11th एडिशन ऑफ एनुअल इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग की, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा रिलीज की गई थी। और यहाँ पे बताया गया कि जो अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड है, ये हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन मुंबई एंड अमंग्स इंडिया अमंग द 71 सच कंपनीज। ठीक है, हिंडनबर्ग की इनकी रिपोर्ट है, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ देख रहेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका अभी सपोर्ट है अडानी ग्रुप का एंड यहाँ पर काफ़ी ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। इवन अगर आप देखेंगे तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम पूरा रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो एक शॉर्ट सेलिंग फर्म है एंड टू मेक प्रॉफिट उन्होंने काफ़ी कंपनीज को इधर उधर से शॉर्ट किया होगा ताकि वो अपना प्रॉफिट कमा सके। ठीक, चलिए, तो हम बात कर रहे थे स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स की कि कौन सी स्टेट बेटर है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एंड अगर यहीं पे मैं बात करूं वो स्टेट कौन सी है जो कि बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, वो रहेगी राजस्थान। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 5th साइकिल ऑफ MEE विच टाइगर रिजर्व टॉप इन द मैनेजमेंट रिव्यू, कौन से टाइगर रिजर्व ने भी टॉप किया है इन द मैनेजमेंट रिव्यू, वो रहेगा पेरियार टाइगर रिजर्व। और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये आपका केरला में आ जाता है पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन ऑफ टाइगर रिजर्व इंडिया, ये आपका रिलीज किसके द्वारा किया गया था? ये रिलीज किया गया आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। और इन्होंने बताया कि जो पेरियार टाइगर रिजर्व है केरला में, इट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया with a management effectiveness evaluation score of 94.38%. पेरिया टाइगर रिजर्व इट इज़ फॉलोड बाय सतपुरा टाइगर रिजर्व ऑन 2nd पोजीशन जो कि मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व 3rd पोजीशन पे जो कर्नाटका में है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है नागरहोल टाइगर रिजर्व ऑन द 4th पोजीशन। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की। आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनके द्वारा बताया गया कि गुजरात हैड मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ MPLADS फंड्स, और जो सबसे ज़्यादा MPLAD फंड्स रिसीव किए गए हैं वो किसके द्वारा किए गए हैं? यूपी के द्वारा। तो दो डाटा याद रखेंगे, एक पूछा जाएगा कि आपका MPLAD फंड जो कि है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम,
इसके जो फंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा किसको मिले, यूपी को मिले, और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किस स्टेट के द्वारा किया गया है, गुजरात के द्वारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डाटा the amount of funds received from the union government by each state is proportional to the number of MPs elected in that state। जैसे अगर यूपी की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा MP सेलेक्ट किए होते हैं, तो यहाँ पे जो अमाउंट प्रोवाइड किया था वो भी हायर था, एंड 99% ऑफ द फंड्स रिसीव्ड हैज़ बीन स्पेंट बाय यूपी। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा एक पैनल सेटअप किया जाएगा ताकि जो डिसेबल लोग होते हैं ना उनकी पेंशन को यहाँ पे एग्जामिन किया जा सके। जो डिसेबिलिटी की पे आउट्स होती है ना पेंशन की, वो 30% हायर होती हैं ऑफ देयर पेंशन बेनिफिट्स, और इसी के लिए अभी इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक सेटअप किया है इंटर सर्विस पैनल, जो कि चेयर किया जाएगा आर्मी के जनरल CDS जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा। ठीक है, इन्हीं का ये इनिशिएटिव है और इन्हीं के द्वारा ये जो पैनल है इनको हेड किया जाएगा, जो कि CDS है इंडिया के जनरल अनिल चौहान। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है फिर केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इनके द्वारा नोटिफाई किया गया सेंटर को फॉर अथॉरिटी फॉर प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट। फार्मर्स के राइट को और प्लांट्स की वेराइटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही अभी ये किया गया है। केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन्होंने नोटिफाई किया एज अ सेंटर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो मतलब बेसिकली इन्हीं के द्वारा नोटिफाई किया गया एज अ सेंटर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, वेरियस प्लांट की वेराइटीज़ के लिए, एंड एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए, जो एग्रीकल्चर में जो भी उनके राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ केरला फार्मिंग कम्युनिटीज़ ओवर द ट्रेडिशनल प्लांट वेराइटीज़। अब मान लो आपके जो ट्रेडिशनल प्लांट ऐसा होता है ना कि आपकी किसी एरिया में कोई पर्टिकुलर क्रॉप ही ग्रो कर की जाती है, और अगर उस एरिया में पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करेंगे तो ये आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर हम कोई और क्रॉप ग्रो कर देते हैं वहाँ पे जस्ट फॉर द अर्निंग सोर्स की, नहीं यहाँ पे कंपनी आ रही है, कंपनी ने बोला यही चीज़ लगानी है तो पैसा मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ हो जाती है और उससे आपकी जो सॉइल है ना उस पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लैक कॉटन की बात करूँ तो ब्लैक सॉइल की बात करूँ, जिसको हम रेगूर सॉइल भी बोलते हैं, तो इस सॉइल में आपकी कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। लेकिन अगर किसी दूसरी सॉइल में हम कॉटन ग्रो करेंगे तो वहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। और फार्मर्स को राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही, और जो वेराइटीज़ होती हैं प्लांट की उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि एक तो आजकल हम देख रहे हैं आप अपने जीन्स को भी चेंज कर सकते हैं, ह्यूमंस के जीन्स चेंज हो जाते हैं, तो प्लांट्स के जीन चेंज करना कौन सी बड़ी बात है। आप देखेंगे आजकल ऐसे ऐसे पौधे भी आ गए हैं, तो आप नीचे टमाटर लगा लो, ऊपर नीचे ज़मीन में आपके आलू उग रहे हैं, ऊपर आपके टमाटर उग रहे हैं, एक टहनी पे आप देखेंगे मिर्ची आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आजकल आपका जेनेटिक्स चेंज करके आपका अलग अलग तरीके से, जैसे प्लांट्स की ब्रीडिंग भी हो जाती है। प्लांट्स में कैसे होता है, आप किसी भी प्लांट का, जैसे मैंगो की जहाँ पे शूट्स निकल रही हैं, शूट्स निकल रही हैं, आप उसको काट के किसी दूसरे पौधे के जो फुल्ली ग्रोन मैच्योर हो उस पे लगा दो, या फिर जो न्यूली निकल रहा हो पौधा उसके साइड में लगा दो उसकी ब्रांच, जो कि डेवलप्ड पौधा है, डेवलप्ड मैंगो का ट्री है, तो आप देखेंगे उस डेवलप्ड मैंगो की ट्री के यहीं साइड से ही आपकी हार्वेस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, यहीं से आपकी फ्रूट्स आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आजकल ये तरीके भी चल रहे हैं, तो ये इससे भी क्या कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो ऑर्गेनिक, जो ओरिजिनल आपकी वैरायटी है उनको भी कंजर्व करना ज़रूरी है। इवन अगर आपने देखा होगा एंटार्क्टिका में एक सीड बैंक बनाया गया है, जहाँ पर ऑलमोस्ट हर काइंड की सीड को स्टोर करके रखा हो गया कि इन केस ऑफ अगर फ्यूचर में कभी कोई कैलेमिटी होती है या फिर कोई भी क्राइसिस आती है तो हमारा एक पूरा सीड बैंक स्टोर्ड रहे। नेक्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आ जाते हैं। आरबीआई के द्वारा अभी रिसेंटली इशू किया गया आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विस डायरेक्शन 2023 के लिए, एंड हैव सिंप्लीफाइड द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ CICs। अब देखो, हम जानते हैं इंडिया में, जो आप जानते होंगे एक तरीके से देखा जाए कि इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा करेज है, IT सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम पर है, और इसी का फ़ायदा उठाया जाता है वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के द्वारा। क्यों? क्योंकि अगर US में किसी को अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाना ना, किसी कंपनी को अपना सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो अगर वो US में से बिलोंग करते हैं और वो USC की कंपनी को कहीं पे
हायर करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन अगर वही कंपनी उनको सॉफ्टवेयर बनाना है और वो इंडिया को अप्रोच करती है और इंडिया की कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, तो आप देखेंगे कि जो ये कॉस्ट बनती है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा कम खर्चे में वो अपना यहाँ पर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उसको मेंटेन भी करा सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए जो है ये आउटसोर्सिंग की जाती है आईटी सर्विसेज की बाय वेरियस कंपनीज, उसके लिए आरबीआई की अभी कुछ गाइडलाइंस इशू की गई एंड सिंप्लीफाइड द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ CICs। अब ये CIC क्या होता है, सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही देख लो, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो अभी रिसेंटली आरबीआई ने एक स्टेप लिया कि जो प्रोसेसिंग है ना एप्लीकेशन की ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इनकी प्रोसेस को स्मूथर और ईजियर बनाया जा सके। पहले कुछ 52 डॉक्यूमेंट्स लगते थे आपके, अब उसको रिड्यूस करके सिर्फ 18 डॉक्यूमेंट्स तक कर दिया गया है। राइट, चलिए फिर यहीं पे देखेंगे, अगर आरबीआई की बात करूं तो गवर्नर शक्तिकांत दास, इनको बेस्ट गवर्नर का भी खिताब दिया जा चुका है। बेस्ट बैंक की बात करें, बेस्ट सेंट्रल बैंक की वर्ल्ड में, तो वो रहेगा यूक्रेन बैंक। और कितने डिप्टी गवर्नर्स होते हैं आरबीआई के? 4। कमिंग बैक, सेबी हैज आस्क्ड alternative investment funds to provide direct plan option to the investors and they have introduced a trail model for distribution of commission। अब देखो, इन्होंने एक तो ट्रेल मॉडल लॉन्च किया है कि अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन है कमीशंस को वो किया जा सके। कमीशंस क्या होती हैं? जब आप कोई डील करते हैं, मान लो आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं एंड आपने कोई उन कंपनी के लिए लाके बिजनेस करा, तो उस बिजनेस का कुछ सर्टेन % आपको एज अ कमीशन दिया जाता है। ये हो गया आपका कमीशन मोड। ठीक, और सेबी ने भी क्या किया कि जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है ना, उनको बोला कि अपने जो इन्वेस्टर्स हैं आप उनको डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे, आप उनको बताएंगे कि आपका पैसा कैसे लगाया जा रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। फुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की यहाँ पे बात की गई एंड उस ट्रांसपेरेंसी से क्या होगा कि कितना पैसा आया, कितना पैसा बाहर गया, जब सब कुछ डिक्लेयर किया जाएगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपका बेनिफिट मिलेगा टू द गवर्नमेंट, क्योंकि फिर सारी चीज़ें जो कंपनी रन करती हैं, देखो या तो कंपनी अगर गलत तरीके से रन कर रही है तो वो ठप हो जाएगी। अब इसी का एग्जांपल लेके चले बैंक्स का, यहाँ पर हम कमीशंस की भी बात करते हैं। जैसे अभी सिलिकॉन वैली बैंक था, ये बैंक कोलैप्स हो गया, लेकिन कोलैप्स होने से कुछ टाइम पहले ही आप देखेंगे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोनसेस दिए जा रहे हैं, उनको कमीशंस के जो बोनसेस हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये तो गलत प्रैक्टिस है। बोनस किस बात के? जब वो काम ही उन्होंने अच्छा नहीं किया, बैंक ही फेल हो रहा है, बोनस किस चीज़ के? तो इसीलिए जो वहाँ पे रेगुलेटर्स हैं उन्होंने इन बोनसेस को, जो कि सिलिकॉन वैली बैंक के एम्प्लॉयज़ को दिए गए, उन पे रोक लगा दी और उन्होंने इन एम्प्लॉयज़ को बोला कि अपने बोनसेस को यहाँ पे उन्हें रिटर्न करना चाहिए। सिमिलरली अगर सीईओ की बात करूँ मैं सिलिकॉन वैली बैंक के, इन्होंने अपने जो शेयर्स के होते थे, शेयर्स जो इनको कंपनी के द्वारा मिलते थे उनको बेच दिया और उन्हीं, जैसे मान लो 100 शेयर्स थे, उन्होंने 100 शेयर्स को बेच दिया और जब इन शेयर्स की वैल्यू गिरी तो उन्होंने वापस से 100 शेयर्स को बाय कर लिया और ये जो डिफरेंस रहा अमाउंट का, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 200 रुपये का था, यहाँ पे 100 रुपये का रह गया, तो 100 रुपये पे जो 100 शेयर बाय करे उनको सीधा 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मतलब सीधा 10,000 रुपये का यहाँ पे उनको प्रॉफिट देखने को मिला। ये एग्जाम्पल है 10,000 रुपये, इनका जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो मिलियंस में रहा होगा। राइट, तो ये है आपका ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं किन के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का पहला निफ्टी रीट्स एंड इन्वेट्स इंडेक्स। अब ये रीट्स और इन्वेट्स क्या होता है? जैसे मान लो आपको एक रियल एस्टेट बाय करना है, आपको घर बाय करना है, लेकिन आपके पास घर बाय करने के भी पैसे नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा महंगे हो रखे हैं घर, तो दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे कि भाई मेरे को पूरा घर नहीं चाहिए, मुझे एक छोटा सा चंक दे दो इस घर का, तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये हो जाता है रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आप पैसा अगर लगाना चाहें तो इन्वेट्स और इन रीट्स में आप लगा सकते हैं। और जैसे ही आपकी ये कंपनी, मान लो जैसे ये घर है आपने बाय किया, कई लोगों ने मिल के घर बाय कर रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस घर को आगे लीज कर दिया जाएगा, इसी घर को आगे जो भी रेंट आता रहेगा वो आपको यहाँ पे रेंट डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। तो अभी किन के द्वारा इंडिया का पहला निफ्टी रीट्स इन्वेट्स इंडेक्स लॉन्च किया गया? तो एनएससी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, यहीं पे देखेंगे एनएससी ने अभी लॉन्च किया है इंडिया का पहला निफ्टी रीट्स एंड इन्वेट्स इंडेक्स। यहीं पे जो निफ्टी रीट्स हैं ये एंड इन्वेट्स इंडेक्स हैं, ये ट्रैक करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ रीट्स एंड इन्वेट्स दैट आर पब्लिकली लिस्टेड और ट्रेडेड और नॉट लिस्टेड बट परमिटेड टू ट्रेड ऑन एनएससीज।
6 टोटल सिक्योरिटीज रहेंगी जो लिस्ट की गई हैं, 3 रीट्स और 3 इनविट्स। मूविंग ऑन, कोटक जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने टाई अप किया एक्ट YV.ai के साथ टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू MSMEs। आई रिपीट, कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अभी टाई अप किया है एक्ट YV.ai। ये आपकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है, इनके साथ टाई अप किया गया ताकि जो नए एज के MSMEs के लिए प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, उनको लॉन्च किया जा सके। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा ये प्लेटफॉर्म, तो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं एंड बेटर रिफाइंड वे में यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो भी प्रोवाइड की जा सकती हैं टू द कस्टमर्स। एक्ट YV.ai, अगर इनकी मैं बात करूँ तो फाउंडर एंड CEO कौन रहेंगे? रघुनाथ सुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर रहेगा बेंगलोर कर्नाटका में। और यहीं पे अगर मैं कोटक जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO रहेंगे सुरेश अग्रवाल। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आ जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने भी टाई अप किया है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के साथ और इन्होंने 150 करोड़ रुपए की भी डील साइन करी ताकि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है दिल्ली में उसको बढ़ाया जा सके। हम जानते हैं हम गर्मी आ रही हैं और गर्मियों में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो डिमांड बढ़ जाएगी और इस डिमांड को कैटर करने के लिए और जो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसको बेटर करने के लिए कि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके, इसीलिए अभी 150 करोड़ रुपए की ये डील साइन की गई है। ठीक है, और ये TPDDL जो है ये एक टाटा पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NCR टेरिटरी के बीच में ये एक जॉइंट एग्रीमेंट रहेगा, एक जॉइंट वेंचर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जीका क्या है? ये आपका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। जीका ये एक जापानीज लैंडर है। जीका ने पार्टनर किया है सिटी बैंक के साथ ताकि $125 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया जा सके इंडसइंड बैंक को। और फर्दर ये जो $125 मिलियन इंडसइंड बैंक को दिए जाएंगे, ये फर्दर एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड करने की बात की गई इंडसइंड बैंक के द्वारा। तो वापस आके याद रखेंगे कि इन्होंने टाई अप किया और $125 मिलियन का लोन दिया है इंडसइंड बैंक को, वो रहेगा जीका एंड सिटी बैंक के द्वारा मिलके $125 मिलियन का एक फंडिंग लाइन ओपन की गई है ताकि डोमेस्टिक सेक्टर में लैंडिंग प्रोवाइड की जा सके बाय इंडसइंड बैंक। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई, जिसमें से अगर हम देखें जीका के द्वारा 97.45 मिलियन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए एंड बाकी जो 30 मिलियन है सिटी बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। मूविंग ऑन, विच IIT पार्टनर्ड विद डिफेंस PSU टू फोकस ऑन इनोवेशन। तो अभी इनोवेशन पे बात की गई और कहा गया कि इनोवेशन को बढ़ावा देंगे इन डिफेंस सेक्टर, क्योंकि इन्होंने पार्टनर किया डिफेंस के साथ। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पहले जैसे इंडिया डिपेंडेंट होता था इंपोर्ट्स पर फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम रशिया या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, US पे डिपेंडेंट होता था, तो अब क्या है, इंडिया ने बोला कि हम अपनी कंट्री में खुद अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएंगे। हम किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे, आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे दूसरी कंट्रीज पे। हम आत्मनिर्भर बेसिकली क्या है कि निर्भर नहीं रहेंगे दूसरी कंट्रीज पे और हम आत्मनिर्भर की तरफ जाएंगे। मेक इन इंडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाएंगे। टॉयज़ की डिपेंडेंसी जैसे चाइना पे उसको कम करके कर्नाटका में इंडिया ने टॉयज़ बनाने की बात की गई। ऐसे ही डिफेंस सेक्टर के साथ IIT कानपुर ने भी टाई अप किया और उनकी जो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हो गए, वेपन्स हो गए, उनको एडवांस करने की यहाँ पे बात की गई। नई टेक्नोलॉजी लाने की बात की गई, रिसर्च करने की बात की गई और रिसर्च होगी तभी तो आगे जाके कोई नया इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी सामने आएगी। ठीक है, फिर यहीं पे ध्यान रखेंगे IIT कानपुर ने अभी किसके साथ टाई अप किया? एक एग्रीमेंट किया एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, जो कि एक डिफेंस PSU है। तो IIT कानपुर जो कि UP में है, इन्होंने AWEIL के साथ टाई अप किया और यहाँ पे इक्विपमेंट्स अंडर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक एग्रीमेंट रहेगा और यहाँ पे फोकस किस पे रहेगा? रिसर्च एंड इनोवेशन पे, नई चीज़ें बनाने पे, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपका मेन गोल या मेन फोकस रहेगा। ठीक, और स्टार्टअप्स को बढ़ाने की यहाँ पे बात की जाएगी, स्टार्टअप्स को सामने लाने की बात की जाएगी, उनको हेल्प की जाएगी, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी, उनको ग्रोथ में हेल्प की जाएगी, मार्केटिंग में हेल्प की जाएगी।
नेक्स्ट फिर अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस पे आ जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी 11th बाइनियल नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया ऑफ NIF। ठीक है, NIF क्या है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। तो अभी कौन सा एडिशन के अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा? तो 11th एडिशन ऑफ बाइनियल नेशनल ग्रास रूट्स इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड्स ऑफ द NIF। ये थे राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में न्यू दिल्ली में। और इसी दिन, ये तो हो गई पहली चीज, इसी दिन ही इन्हीं के द्वारा फाइन फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2023 ये लॉन्च किया गया स्पोर्ट्स ग्राउंड नियर RBCC। ठीक है, तो ये दो चीज़ याद रखनी है इनके द्वारा। मूविंग ऑन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। हम जानते हैं आपके फ़ोन में आपने देखा होगा, जैसे क्या होता है, फिंगर टच सेंसर होता है। आप उस सेंसर के ऊपर अपनी फिंगरप्रिंट रखिए और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा अगर आपने सेटअप कर रखा है। फिर दूसरा आ जाता है कि आप अपने फेस से कैमरे को करिए, फेस लॉक लगाइए और वो आपका फ़ोन लॉक हो जाता है। तो अभी रिसेंटली सेम चीज़ के ऊपर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए UIDAI ने IIT बॉम्बे के साथ टाई अप किया ताकि टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम को डेवलप किया जा सके। अब ये टचलेस क्या होगा कि या तो आपके सेंसर के ऊपर आप अपने फिंगर को जस्ट ऐसे होवर करेंगे एंड वो सेंसर आपके फिंगरप्रिंट के जो भी डिज़ाइन है, जो भी आपका फिंगरप्रिंट होता है, उसको ये मेजर कर लेगा, उसको ट्रेस कर लेगा। ऐसा एक टचलेस फीचर डेवलप करने की, एक टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई UIDAI के द्वारा। किसके साथ मिलके? IIT बॉम्बे। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अंडर दिस MOU UIDAI एंड IIT बॉम्बे दे विल कंडक्ट रिसर्च टू डेवलप अ मोबाइल फिंगरप्रिंट कैप्चर सिस्टम, जो कि एक लाइवनेस मॉडल होगा कनेक्टेड विद द कैप्चर सिस्टम। ठीक, तो डायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि एक आपका IIT बॉम्बे एंड UIDAI मिलके टचलेस बायोमेट्रिक डेवलप करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक नई स्पीशीज मिली है फ्रॉग्स की मेघालय में, जिसका नाम है एमोलोपस सिजू। और ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि पुणे महाराष्ट्र से थे, उनको ये आपका नई स्पीशीज मिली है फ्रॉग्स की मेघालय में। तो मार्क करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्यूट्री की। तो फॉर्मर तमिलनाडु के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नरेश गुप्ता, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये एक IAS ऑफिसर है 1973 बैच के, लखनऊ UP से ये बिलोंग करते हैं एंड ही पास्ड अवे इन चेन्नई तमिलनाडु एट द एज ऑफ 72। नेक्स्ट अभी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक नई बुक लॉन्च की गई है, कॉफी टेबल बुक, जिसका नाम है द बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है, SBI जिनका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, इन्होंने लॉन्च की एक कॉफी बुक टेबल जिसका टाइटल रहेगा द बैंकर टू एवरी इंडियन एंड दिस वाज टू सेलिब्रेट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड 200 ईयर हिस्ट्री ऑफ SBI। ठीक है, तो बुक का नाम क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन, और किसके द्वारा? SBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाता है, फिर नेक्स्ट भी हम मार्क करेंगे, हम नेशनल सेफ मदरहुड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल सेफ मदरहुड डे आपका 11 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है एंड दिस इज बेसिकली ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग प्रॉपर एक्सेस टू हेल्थ केयर ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड मदरहुड। और याद रखेंगे, इसी दिन 11 अप्रैल को ही हम ऑब्जर्व करते हैं। रीजन बीइंग ये डे क्योंकि इसी दिन आपकी बर्थ एनिवर्सरी होती है कस्तूरबा गांधी की। कस्तूरबा गांधी वाइफ थी महात्मा गांधी जी की। ठीक है, और 2023 में हमने 154th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की है कस्तूरबा गांधी की। ठीक है, और ये नेशनल सेफ मदरहुड डे किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के द्वारा ये इनिशिएट किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है तमिलनाडु के गवर्नर के द्वारा अभी ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रोहिबिट कर दिया। जो ऑनलाइन गेम्स के थ्रू आप गैम्बलिंग करते हैं उसको प्रोहिबिट कर दिया। जैसे ड्रीम 11 हो गया, आप क्या अपनी टीम बनाओ और फिर मैच के हिसाब से उस पर सट्टा लगा लेते हैं, तो इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया है, गैम्बलिंग कर दिया। गैम्बलिंग इज इलीगल इन इंडिया, आप किसी के साथ ऐसे गैम्बलिंग नहीं कर सकते। ऑनलाइन गैम्बलिंग भी सारे बंद कर दिया गया। उसके लिए एक बिल लाया गया है तमिलनाडु गवर्नर के द्वारा, जिससे जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है उसको बैन कर दिया गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि किस स्टेट में भी रिसेंटली ऑनलाइन गैम्बलिंग को
बैन कर दिया गया है, वो रहेगा आपका तमिलनाडु। एंड दिस इंक्लूड्स गेम जैसे रमी, पोकर, ऑलराइट, ड्रीम 11। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 2023 ये कहाँ पर हुई? बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूएस एयरफोर्स, तो ये वेस्ट बंगाल में हुई। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट रनर्स कौन एमर्ज हुए हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान एंड तेलंगाना। फिर किस टाइगर रिजर्व ने टॉप किया है इन मैनेजमेंट रिव्यू ड्यूरिंग द 5th साइकिल ऑफ MEE? तो वो रहेगा केरला का पेरियार टाइगर रिजर्व। देन गुजरात मेड द बेस्ट यूज ऑफ MPLADS फंड्स, और सबसे ज्यादा फंड्स किसके द्वारा? यूपी के द्वारा रिसीव किए गए। आर्म फोर्सेज फॉर्म अ पैनल टू एग्जामिन द डिसेबिलिटी पेंशन, और यहाँ पे जो डिसेबिलिटी पेंशन है 30% ऑफ नॉर्मल पेंशन से ज्यादा होती है। देन केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नोटिफाइड एट द सेंटर फॉर अथॉरिटी फॉर प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स। RBI के द्वारा इशू किया गया आउटसोर्सिंग ऑफ IT सर्विसेज डायरेक्शंस 2023 एंड सिंप्लीफाइड द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ CICs। सेबी ने AIF को फंड प्रोवाइड किया। फिर सेबी आस्क्ड AIFs टू प्रोवाइड डायरेक्ट पैन ऑप्शन टू इन्वेस्टर्स, एंड यहाँ पे इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया ट्रेल मॉडल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन। NSE ने इंडेक्सेस लॉन्च किए हैं। इंडिया का पहला निफ्टी रीट एंड इनविट इंडेक्स को NSE पे लॉन्च किया गया। देन कोटक जनरल इंश्योरेंस ने टाई अप किया Active.ai के साथ, ताकि अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को MSMEs को बेच सके, और ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कस्टम प्रोडक्ट्स होंगे। देन ADB एंड TD एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, इन्होंने 150 करोड़ रुपए की डील साइन की टू एनहेंस द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन दिल्ली। जीका एंड सिटी बैंक, इन्होंने पार्टनर किया टू को फाइनेंस $125 मिलियन फॉर इंडसइंड बैंक, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को लैंड किए जा सके इंडसइंड बैंक के द्वारा। देन IIT कानपुर ने पार्टनर किया डिफेंस PSU के साथ टू फोकस ऑन इनोवेशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया 11th एडिशन ऑफ बाइनियल नेशनल ग्रासरूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड ऑफ NIF। UIDAI एंड IIT बॉम्बे, इन्होंने एक MOU साइन किया टू डेवलप टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। अमोलोपस सिजू, ये एक नई स्पीशीज है फ्रॉग्स की, जो कि ZSI के साइंटिस्ट फ्रॉम पुणे इनके द्वारा डिस्कवर की गई। कहाँ पर? मेघालय में। फॉर्मर तमिलनाडु चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नरेश गुप्ता, इनका निधन हो गया। SBI ने लॉन्च किया कॉफी टेबल बुक, जो है द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेशनल सेफ मदरहुड डे की बात करें तो 11 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और, तमिलनाडु के गवर्नर की या फिर तमिलनाडु स्टेट के द्वारा जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है ना, उसको उस पर रेगुलेशन ला दिया, उस पर बैन कर दिया गया है। ठीक है, एक बिल ला के इन ऑनलाइन गैम्बलिंग्स को बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। ओडिशा विल गेट 26,000, और ओडिशा को भी एक इन्वेस्टमेंट इंटेंट मिला है 26,000 करोड़ रुपए का ओडिशा बिजनेस मीट के दौरान, जो कि टोक्यो में हुई थी। नेक्स्ट, इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, इन्होंने आर्मागेडन चैंपियनशिप सीरीज 2023 को जीत लिया है, और ये सिर्फ 16 साल के हैं अभी। नेक्स्ट, इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन CR राव, इनको इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स से सम्मानित किया गया। और जो ये इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स होता है ना, यही आपका नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, यूपी गॉट द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर। ये होते हैं आपके एशियन किंग वल्चर्स। इनका पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर सेटअप किया गया है यूपी के महाराजगंज में। नेक्स्ट, फैल्कन 9 जो स्पेसएक्स का रॉकेट है, इन्होंने नासा के टेम्पो मिशन को लॉन्च किया फ्रॉम फ्लोरिडा USA। और ये टेम्पो क्या है कि एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए लॉन्च की गई ये सैटेलाइट है, और रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करेगी एवरी आवर। नेक्स्ट, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट की अगर हम बात करें, इसकी 8+ किलोमीटर की रेंज रहती है। इसको INS चेन्नई इंडियन नेवल शिप चेन्नई के द्वारा अभी टेस्ट किया गया था, और 2 पुणे लैब्स के द्वारा सक्सेसफुली डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, फिर यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है लीगो इंडिया को, ताकि ये ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर को बना सके महाराष्ट्र में। और यही अगर आपको याद हो, लीगो के द्वारा ही आपका गॉड पार्टिकल डिस्कवर किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स अब होमवर्क पर।
पहला क्वेश्चन, द ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क फॉर चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप। सेकेंड, विच यूनियन मिनिस्ट्री नोटिफाइड अमेंडमेंट्स टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। तीसरा, जूस मिशन, ये भी न्यूज़ में था, एसोसिएटेड है विद विच स्पेस एजेंसी। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप लाइक और कमेंट करेंगे तो इससे मुझे ही मोटिवेशन मिलेगी फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और अच्छे से मैं आपको रेगुलरली वीडियो ला सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स।